उस हादसे को 2 हफ्ते बीत गए और तीनों लोग काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर चुके थे, जिसकी वजह उन्हें पार्टनर्स की केयर थी। अंश ने अपना ऑफिस रूम में ही बना लिया था। इस वजह से वो दोनों काम भी कर पाते और ध्यान 2 जगह ना लगा रहता। वो एक पल के लिए भी सोनू की आंखों से ओझल नहीं होना चाहते थे। सोनू भी आकर उनके पास बैठ जाया करती और कभी-कभी तो परेशान ही कर देती। उसके गले पर अब भी पट्टी लगी हुई थी और थोड़ी बहुत बातें वो करने लगी थी, पर ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बोलने से उसके गले में दर्द महसूस हो जाता था। सोफे पर अपने एक तरफ बैठे वंश के पेट पर सोनू ने उंगली से पोक किया। वंश ने फाइल से नज़रें हटाकर सोनू की तरफ देखा तो वो उदासी से उसे देख रही थी। वंश ने फौरन फाइल नीचे रखी और उसके गाल पकड़ते हुए, क्या हुआ प्रिंसेस, कहीं दर्द हो रहा है? अंश क्या ध्यान भी उन पर गया। सोनू ने कहा, मुझे बहुत बोर हो रहा है, यहाँ तो मैं कॉलेज भी नहीं जा पा रही। दोनों समझ गए सोनू एक जगह रहकर अब उब चुकी है। अंश ने कहा, दोनों रेडी हो जाओ, मैं सबको बताता हूँ, हम शॉपिंग पर जा रहे हैं। सोनू का चेहरा खिल गया। आज फाइनली वो इस रूम से बाहर जा सकती थी। वंश सोनू को रेडी कराने ले गया और अंश ने सबको कॉल कर रेडी होकर हॉल में आने के लिए कहा। कुछ ही देर में सब लोग रेडी होकर आ चुके थे। अलग अलग गाड़ियों में बैठ वो पूरी सिक्योरिटी के साथ मॉल की तरफ बढ़े, जो असल में जेनिफर का था। उनके पहुंचने से पहले ही डेविड ने कॉल कर पूरा मॉल खाली करा दिया था। उनकी गाड़ियां सीधे पार्किंग में जाकर रुकी और वो मॉल के अंदर पहुंचे। बस इतना ही था कि सोनू, किटी और कियारा अपने अपने पार्टनर्स का हाथ छोड़ गर्ल्स सेक्शन में भाग गईं। वो तीनों हैरानी से उन्हें देखते रहे। किसी ने सही कहा है, शॉपिंग की बात आते ही लड़कियां बदल जाती हैं। कियारा उन्हें बेस्ट से बेस्ट ड्रेस दिखा रही थी और लड़के एक जगह बैठे उन्हें घूर रहे थे। जैक ने कहा, उन्हें घूरने के बजाय अपने लिए कुछ देख लो। गुड आइडिया, वंश ने कहा और मेंस सेक्शन में चला गया। एक एक कर बाकी लोग भी चले गए। जैक ने शेन का हाथ पकड़ा और कहा, चलो मेरे लिए कुछ सिलेक्ट करो। आपको मेरे पसंद के कपड़े पसंद नहीं आते, शेन ने मुंह बनाते हुए कहा, क्योंकि तुम ब्लैक के अलावा कुछ देखती ही नहीं। जैक ने उसके सर पर उंगली से पॉइंट कर कहा। उसने कुछ शर्ट उठाए और कहा, चलो अब इसे ट्राई करो। नो वे, आप बहुत परेशान करते हो, शैन ने रोनी सी सूरत बनाते हुए कहा। जैक कहाँ मनाने वाला था। उसने शैन का हाथ पकड़ा और एक चेंजिंग रूम में जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। ठीक है, कर लूँगा, आप बाहर जाओ, शैन ने कहा और उसके हाथों से सारे शर्ट्स ले लिए। जैक के होठों पर शैतानी मुस्कान आ गई और वहीं पे लगे मिरर के सामने बनी लकड़ी के टेबल पर वो बैठ गया। उसने कहा, डोंट बिहेव लाइक दैट कि मैंने तुम्हें कभी बिना शर्ट के नहीं देखा, लेकिन अभी मेरा बहुत मन है तुम्हें शर्टलेस देखने का। शेन ने कमर पर हाथ रख लिया और हैरानी से कहा, आर यू सीरियस? जैक ने हाँ में सर हिला लिया। शेन ने शर्ट के बटन खोलना शुरू कर दिए। उसने अपनी शर्ट उतार कर साइड में रखी और जैक की पसंद की हुई उठा ली। जैक ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। शेन के सीने पर अभी भी पट्टी लगी हुई थी। जैक ने कहा, पर अपने होठ रख दिए। उसके बाद उसने शेन के पेट पर होठ टिकाकर बाहें उसकी कमर पर लपेट ली। मेरी साली की वजह से तुमसे दूर रहना पड़ रहा है, तो जो सबसे मुश्किल काम है मेरे लिए। तुम उससे बात कब करोगे? जैक ने कहा। शेन के चेहरे पर टेंशन आ गई। जैक को दूर कर वो उसकी गोद में बैठा और अपना सर उसके कंधे पर टिकाते हुए कहा, मुझे डर लग रहा है, तुम बस बात करो, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। जैक ने उसे अपनी बाहों में भरकर कहा, तुम आज ही बात करोगे? ओके। नहीं, आज नहीं, शेन ने फौरन पीछे हटकर कहा। जैक की आंखें छोटी हो गई। उसने अपने होठ शेन की कानों पर टिकाए और कहा, अगर आज रात चैन से सोना चाहते हो तो तुम बात करोगे। शेन ने दिल पर हाथ लगा लिया। उसने चेहरे पर दर्द लाकर कहा, मुझे इतनी लगी है, फिर भी आप मुझे परेशान करोगे। जैक के चेहरे पर भी चिंता आ गई। उसने शेन के सीने पर रखे हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, नो बेबी,
टेक योर टाइम, मैं तो बस मजाक कर रहा था। शैन फौरन उसके गले लग गया। उसके होठों पर शैतानी मुस्कान थी। उसने जैक को बेवकूफ़ जो बना दिया। इधर जैक के होठों पर भी बहुत तेज मुस्कान थी। उसने मन में कहा, फाइनली तुम पहले जैसे नॉर्मल तो हो गए। 4 साल वेट किया है तो कुछ दिन और कर लूँगा। वो शैन के बालों में हाथ फिराने लगा। सब शॉपिंग कर बाहर निकल ही रहे थे, उतने में एक लड़की भागते हुए आकर अंश के गले लग गई। उसने कहा, कहाँ थे इतने दिन? मैंने तुम्हें इतना मिस किया डैडी। सोनू और किटी के अलावा सबने हैरानी से आंखें बड़े कर लीं। सोनू उदासी से अंश की तरफ देखने लगी। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी रो देगी। उसने दोबारा वंश की तरफ देखा और उसका कोट मजबूती से मुट्ठी में भींच लिया। वंश की हालत ख़राब हो चुकी थी। सवाल था कि वो उसकी प्रिंसेस को क्या जवाब देगा। ये दूसरी बार था जब सोनू के सामने उसकी गर्लफ्रेंड आई है। वंश ने झटके से उस लड़की को दूर किया। लड़की उसे हैरानी से देखने लगी। व्हाट हैपेंड? उसकी बात अधूरी ही रह गई जब वंश ने कहा, कौन हो तुम? कम ऑन, डोंट से डैट कि तुम मेरा नाम भी भूल गए। मैं एलिना, उसने कहा, और दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। ये कौन है और वंश सर को डैडी क्यों बोल रही है? किटी ने मासूमी से पूछ लिया। एक्सेल ने आंखें मींच ली और जैक ने गर्दन पर हाथ फिरा लिया। उसने सोनू और किटी को पीछे खींच लिया और धीरे से कहा, दरअसल वो लड़की थोड़ी सी पागल है। पागल है? सोनू ने हैरत से पूछा। हाँ, कुछ साल पहले उसके डैड की डेथ हो गई जिसका सदमा वो बर्दाश्त ना कर पाई। शैन ने आगे कहा। एक्सेल उसे कंटिन्यू करते हुए, इस वजह से वो किसी भी अनजान आदमी को अपना डैडी बोलती है। और हमारे वंश बॉस है ही इतने अच्छे, वो दुनिया में अकेली है, इसलिए उन्होंने उसे यही जॉब पर लगा दिया ताकि उसे अपने पागलपन की वजह से ज़्यादा तकलीफ़ ना उठानी पड़े। आगे की बात कियारा ने कही, पर झूठ बोलते हुए उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। सोनू और किटी ने एक साथ कहा, बेचारी लड़की। अंश गुस्से से वंश को देख रहा था। आज जो उन्होंने झूठ बोल दिया, और आगे का क्या? ऐसी सिचुएशन तो कभी भी आ सकती है। शैन ने कहा, दी से गले लगाकर थोड़ा सा प्यार करो और अच्छे से समझा दो, हम आगे जा रहे हैं। अंश ने फौरन सोनू का हाथ पकड़ लिया और आगे बढ़ गया। बाकी लोग भी उसके पीछे गए। अब वहाँ सिर्फ कियारा, जैक, वंश और एलिना बचे थे। कियारा ने उस लड़की को बालों से पकड़कर पीछे खींच लिया। चल, तुझे अच्छे से गले लगाती हूँ, कहकर कियारा उसे एक तरफ ले गई। जैक मुंह खोले उसे देख रहा था। वंश बहुत अपसेट हो गया। उसने कहा, क्या प्रिंसेस नाराज़ हो जाती अगर तुम झूठ ना बोलते तो? जैक ने कहकर उसके गले में हाथ डालकर कहा, हमने भाभी से झूठ बोला है और तू प्लीज़ अब कोशिश कर कि ये दोबारा ना हो। वंश ने खुश होकर उसे गले लगा लिया। उसने कहा, यू आर माई सेवियर ब्रो, हेवन मेंशन। स्टडी रूम में अंश एक सोफे पर बैठे सामने खड़े वंश को घूर रहा था। दूसरे सोफे पर जैक और शैन बैठे थे। वंश ने धीरे से कहा, सॉरी डेविल। अंश ने गुस्से से कहा, क्या तुम्हारे सॉरी से सब ठीक हो जाएगा? आज तो इन लोगों ने झूठ बोल दिया, पर क्या ये अगली बार फिर काम आएगा? अंश ने शैन की तरफ देख पूछा, पिछले 1 साल में ये कितनी लड़कियों के साथ रहा है? शैन वंश की तरफ देखने लगा। वंश ने मायूसी से अपनी गर्दन झुका ली। उसे नहीं, मुझे देखकर बताओ, अंश ने सख्त आवाज़ में कहा। 177। शैन ने जैसे ही कहा, जैक ने मुंह पर हाथ रख लिया। वंश धीरे से नज़र उठाकर अंश की तरफ देखता है, जो वॉल्केनो की तरह बस फटने ही वाला था। अंश ने जैसे तैसे खुद को शांत किया और सोफे पर पीछे सर टिका लिया। उसने बहुत शांत आवाज़ में कहा, प्रिंसेस बहुत मासूम है, तुम मुझसे झूठ भी बोलोगे तो वो यकीन कर लेगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बात तुमने कही होगी। भले ही आज तुम उसके लिए लॉयल हो, पर पहले तुम्हें पिछला मिस क्लियर करना होगा। किसी की भी वजह से वो इनसिक्योर हो जाएगी तो तुम उसके बाद क्या करोगे? वंश उसके पास आकर पैरों में बैठ गया। उसने अंश का हाथ पकड़ा और कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस। अंश ने उसके बालों में हाथ फिराया और कहा, वो मुझसे नाराज़ होगी तो ठीक है, लेकिन अगर वो तुमसे नाराज़ हुई तो उसे समझा पाना मेरे बस में नहीं है। वंश ने हाँ में सर हिलाया और उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा, चलो शैन, लेट्स क्लियर द मेस। एक बॉस, शैन ने कहा और उसके पीछे चला गया।
उनके जाते ही जैक और अंश ने लंबी सांसें छोड़ी। सुबह का वक्त हेवन मेंशन प्रिंसेस के आदेश पर आज उसके डेविड और प्रिंस उसे खुश करने के लिए खुद खाना बना रहे थे। यहाँ के शेफ दरवाजे से बाहर खड़े शौक में थे। आज तक दोनों ने कभी इस किचन में कदम भी नहीं रखा होगा और आज खाना बना रहे हैं। दोनों एप्रन पहने हुए कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लग रहे थे। उन्होंने सोनू को आराम से स्लैब पर बिठा रखा था जिसके हाथ में चॉकलेट थी और वो दोनों को काम करता देख खा रही थी। खाने के साथ साथ उसने अपने होठों पर पूरी तरह एक तरफ रखा वंश का फोन बजने लगा जिसे सोनू ने हाथ में लेकर कहा, डेविड भैया का है। वंश ने फौरन हाथ साफ किए और उसके हाथ से फ़ोन लेकर कहा, बहुत ज़रूरी है, ये मैं बात करके आता हूँ, तब तक तुम दोनों खाना बनाओ। वो बाहर चला गया और सोनू उसी रास्ते को देखती रही। उसकी चॉकलेट का बड़ा सा बाइट मुंह में लेकर अंश की तरफ देखा। अंश उसे और उसकी हरकतों को ही देख रहा था। उतने में उसकी नज़र सोनू के होठों पर लगी चॉकलेट की तरफ गई। अपने काम पर से उसका पूरा ध्यान हटकर सोनू के ऊपर आ गया। सोनू भी उसकी आंखों में ही देख रही थी और अंश के इरादे समझते हुए वो बर्फ की तरह अपनी जगह ठंडी हो गई। अंश धीमे कदमों से चलते हुए आया। उसने सोनू के पैरों में जगह बनाई और बिल्कुल उसके पास खड़ा हो गया। दोनों के चेहरे पर एक दूसरे के सामने थे और सांसें सांसों से टकरा रही थी। वंश उसके चेहरे पर झुका तो सोनू ने आंखें बंद कर ली। अंश ने उसका अपर लिप्स सक करना शुरू कर दिया। सोनू भी उसका साथ दे रही थी जिस वजह से उनकी किस बहुत ही डीप और पैशनेट हो गई। सोनू के मुंह में जो चॉकलेट का बाइट था वो अंश ने अपने मुंह में लिया और उसे थोड़ा दूर हुआ। उसने इंटेंशनली कहा, चॉकलेट सच में काफ़ी मीठी और टेस्टी होती है। सोनू के गाल शर्म से लाल हो गए। उसने नज़र उठाकर देखने तक की हिम्मत नहीं थी। कुछ ही पल गुजरे और अंश ने फिर एक बार उसके होठों पर कब्जा जमा लिया। हेवन मेंशन के बाहर एक टैक्सी आकर रुकी। उसमें से लिली कंधे पर बैग टांगे और हाथों में कुछ फाइल पकड़ी हुई थी। गार्ड्स ने उसका ऑफिस का आईडी चेक कर उसे गेट से अंदर ले लिया। उतने में एक फीमेल गार्ड भागते हुए आई। उसने लिली को और उसके सामान को अच्छे से चेक किया और अपने साथ अंदर ले जाने लगी। लिली को अजीब महसूस हो रहा था क्योंकि उसने पहली बार हेवन मेंशन में कियारा के अलावा कोई फीमेल गार्ड देखी और आज उसकी चेकिंग भी की गई, जबकि अंश की असिस्टेंट होने के नाते उसे सीधा अंदर जाने दिया जाता था। गार्ड ने उसे हॉल में लगे सोफे पर बिठा दिया। लिली ने यहाँ वहाँ देखकर पूछा, अंश सर कहाँ है? गार्ड ने सपाट लहजे में कहा, बॉस लेडी बॉस के साथ किचन में है। वॉट? कहाँ है वो और किसके साथ? शायद उसने कुछ गलत सुन लिया। ऐसा सोचते हुए लिली ने दोबारा पूछा। गार्ड ने दोबारा से अपनी वही बात दोहरा दी। लिली ने हाथ में पकड़े फाइल पर पकड़ कस ली। गार्ड ने कहा, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती, इसलिए आपको थोड़ा सा यहीं पर बैठकर उनके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। गार्ड के जाते ही लिली ने बैग और फाइल टेबल पर रखी और सीधा किचन की तरफ बढ़ गई। रास्ते में ही उसे किचन में काम करने वाले सर्वेंट दिखे। वो आगे बढ़कर दरवाजे के बाहर ही खड़ी हो गई, या यूं कहो तो उसके कदम वहीं जम गए। सामने सोनू और अंश एक दूसरे में खोए हुए थे। अंश का हाथ सोनू के टी शर्ट में उसकी पीठ सहला रहा था और दूसरा हाथ सोनू के बालों में था। पीछे खड़ी लिली गुस्से में उन्हें देख रही थी। उसने हाथों की मुट्ठियां बना ली और वैसे ही कदम मोड़कर वहां से सीधा पीछे की तरफ चली गई। ऊपर अपने कमरे में जाकर वंश ने डेविड का कॉल आंसर किया। डेविड ने कहा, आपका शक शायद सही साबित हो सकता है बॉस। मिस क्लोई ने बहुत सारे पैसे की अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं। जल्द ही इस बात की खबर निकाल कर हम आपको बता देंगे। वंश ने चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, मुझे तो इस पर पहले से ही शक था और अगर इसी ने ये अटैक किया होगा तब बताऊंगा। वंश ने फ़ोन कट कर दिया और अपना गुस्सा शांत करने के लिए बालकनी में जाकर सिगरेट जला ली। सोनू के आने के बाद पहली बार था जब वो सिगरेट पी रहा था। तुम्हारी वजह से मेरी प्रिंसेस की जान जा सकती थी। तुम्हें आसान मौत तो कभी नहीं दूंगा, वंश ने गुस्से से कहा और हाथ जोर से रेलिंग पर मार दिया। दूसरी तरफ एक कमरे में खड़े डेविड ने जैसे ही कॉल रखा, कियारा उसके पास आकर खड़ी हो गई। इस वक्त वो डेविल की बेस यानी कि डेविल्स हेल में थी। हैकर की पूरी टीम क्लोई के अकाउंट फ़ोन सब हैक कर जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे थे। कियारा ने कहा,
ये क्लोई वही है ना जिसकी जैक सर से एंगेजमेंट होनी थी? डेविड ने उसके हाथ में अपना हाथ डाला और कहा हाँ वही है। कियारा के चेहरे के भाव बदल गए। उसने संकोच के साथ पूछा, अगर इस अटैक में क्लोई का हाथ हुआ तो जैक सर उसे सजा देंगे? वो अपने हाथों से तड़पा तड़पा कर मारेंगे उसे, डेविड ने कहा। तो कियारा हैरानी से उसे देखने लगी। डेविड उसे अपने साथ वहाँ पर बने एक रूम में ले गया। उसने कियारा को सोफे पर बिठाया और खुद सामने वाले टेबल पर बैठ गया और कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, शैन के बारे में। कियारा ने कुछ पल उसे देखा और कहा, शैन के बारे में? हाँ, कह डेविड ने सर हिलाया। हम दोनों शैन के बारे में अच्छे से जानते हैं। वो पास्ट में अब तक पिसता आ रहा है और आगे भी रहेगा। मैं चाहता हूँ वो लाइफ में आगे बढ़े, किसी पार्टनर के साथ। आखिर कब तक वो अकेला रहेगा? आज तो हम हैं, पर कल को नहीं हुए तो? कियारा ने कहा। डेविड, साफ साफ अपनी बात कहो। मैं भी चाहती हूँ वो आगे बढ़े और उसका भी कोई पार्टनर हो, पर सामने वाला, क्या उसका ख्याल रखने वाला मिलेगा? क्या होगा अगर किसी ने उसे यूज़ कर छोड़ दिया तो? ना वो कभी अपने दिल की बात बताता है, ना कुछ जताता है। किसी रोबोट की तरह वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है। कियारा ने परेशानी से कहा, पर जब से वो इंडिया से वापस आया है कुछ बदल गया है। खुलकर हंसता है, लोगों से घुलता है और पहले की तरह गुस्सा भी करने लगा है। शायद इसकी वजह जैक बॉस है, डेविड ने कहा। तो कियारा हैरान हो गई। जैक सर? कियारा ने दोहराया। आर यू सीरियस? आई एम डैम सीरियस, डेविड ने दिलासा देते हुए कहा। और बॉस भी शैन को लेकर काफ़ी सीरियस है। किसी से भी पूछ लो, इवन अंश और वंश बॉस से भी। जैक बॉस कभी भी नहीं रोते, लेकिन उस दिन वो शैन के लिए रो रहे थे। कियारा ने कुछ सोचते हुए कहा, शायद मैंने भी नोटिस किया। वो शैन की काफ़ी ज़्यादा केयर करते हैं, लेकिन शैन ने मुझसे बात क्यों नहीं की? तुम उसे जानती हो, वो कभी नहीं कह पाएगा, डेविड ने कहा। तुम्हें ही उसे बात करनी पड़ेगी। कियारा ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा। तुम सही हो, मैं आज ही दोनों से बात करूंगी। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो मुझे भी नहीं होगी। डेविड मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। उसने कहा, वैसे मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर हम भी हमारे रिश्ते की शुरुआत करें तो। कियारा उसे इंटेंस नज़रों से देखने लगी। अपने हाथ उसने डेविड के गले में डाले और मुंह से उसकी गर्दन पर हवा फूंकते हुए कहा, बड़े उतावले हो रहे हो, बहुत ज़्यादा। डेविड ने आंखें बंद कर उसे महसूस करते हुए कहा। कियारा हंसने लगी और उसके गाल पर अपने होंठ टिका दिए। एक मेंशन के सामने रुकी गाड़ी में शैन और जैक बैठे हुए थे। उनके आगे और पीछे भी गाड़ियां खड़ी थी, पर कोई उतरने को तैयार नहीं था। इसलिए मेंशन के बाहर खड़े गार्ड्स हैरानी से गाड़ियों को देख रहे थे। अंदर बैठा जैक अपने पास बैठे शैन का हाथ पकड़, शैन बच्चे जिद मत करो, तुम बस यहाँ डैड से मिलने आए हो। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें लाइफ में कभी इस घर में नहीं लाऊंगा। बस ये आखिरी बार समझकर चलो, क्योंकि डैड ने बहुत प्यार से इनवाइट किया है, इसलिए मैं मना नहीं कर पाया। जैक ने उदासी भरे लहजे में कहा, क्योंकि शैन काफ़ी ज़्यादा दर्द में नज़र आ रहा था। वो फिर से उस औरत को नहीं देखना चाहता था जिसने घर आकर उसकी और उसके मॉम डैड की बेइज्जती की थी। जैक ने मन में कहा, बस एक बार घर में चलो, उस औरत को तुम्हारे पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने को मजबूर कर दूंगा। शैन ने गुस्से में कहा और जैक का हाथ अपने हाथों से हटा दिया। उसने कहा, मुझे घर वापस जाना है, अगर आप नहीं आना चाहते तो मैं अकेला चला जाऊंगा। जैक परेशान हो उठा। उसने शैन को पकड़कर ज़बरदस्ती अपने गले लगा लिया। वो शैन के बालों में हाथ फिराते हुए कहने लगा, शैन, मैं जानता हूँ तुम क्यों नहीं आ रहे, पर प्लीज़ मेरे लिए एक बार चलो। शैन ना में गर्दन हिला दी। उसकी पकड़ जैक की शर्ट पर कस गई थी। इतने में किसी ने उसकी गाड़ी के कांच पर नॉक किया। नेल्सन ने फौरन गाड़ी का कांच नीचे कर दिया, क्योंकि बाहर जेनिफर खुद खड़े थे। जैक के सारे गार्ड्स जल्दी से बाहर आए और सर झुकाकर खड़े हो गए। शैन एक झटके में जैक से दूर हुआ और अपनी गर्दन झुका ली। जेनिफर ने नेल्सन को इशारा किया तो उसने फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया। उसी तरफ शैन बैठा था। जैक दूसरी तरफ से उतर गया और जेनिफर को देखिए ना डैड, ये बात ही नहीं मान रहा, अब आप ही कहिए, शायद आपकी बात मान जाए। जेनिफर ने कड़क आवाज़ में कहा, शैन बाहर आओ।
शैन में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो मना कर पाए। आखिरकार वो उसके बॉस के लिए पिता समान थे। ऊपर से जैक के डैड। वो चुपचाप बाहर आकर खड़ा हो गया और अपनी गर्दन झुकाकर उन्हें ग्रीट किया। अंदर चलकर बात करें। उन्होंने अपना लहजा बिल्कुल नहीं बदला। शहन ने धीरे से जैक की तरफ देख आंखों से ही रिक्वेस्ट कर दी। जेनिफर आगे बढ़े तो जैक ने शहन के हाथ में हाथ डाला और उसे लेकर अंदर बढ़ गया। अंदर पहुंचते ही एक तरफ खड़ी अंजिला शहन को दिखी। वो बुरी तरह शहन को घूर रही थी। शहन ने कसकर अपनी आंखें बंद कर खुद को नॉर्मल कर लिया। जैक उसे लेकर डाइनिंग टेबल पर चला गया, जहां मेन कुर्सी पर पहले ही जेनिफर जाकर बैठ चुके थे। जेनिफर के पास वाली चेयर पर जैक बैठा और अपनी दूसरी तरफ शैन को बिठा लिया। जेनिफर की दूसरी तरफ एंजेला जाकर बैठ गई। एक सर्वेंट ने आकर सबको खाना सर्व किया। सबने खाना शुरू कर दिया, पर जैक अब भी शैन का हाथ पकड़े बैठा था। जेनिफर ने कहा, फाइनली तुम दोनों साथ तो हो। आगे के बारे में क्या सोचा है? व्हाट डू यू मीन, क्या सोचा है? एंजिला बीच में बोल पड़ी। मिस्टर जॉनसन के साथ हमारे इतने अच्छे रिश्ते हैं और क्लोई भी जैक से प्यार करती है। मैंने तो सुना है इसके लिए इंडिया तक चली गई थी। जैक की मुट्ठियां भींच गई। वो कुछ बोलता उससे पहले जेनिफर बोल पड़े। मैंने तुमसे कुछ भी नहीं पूछा है, इसलिए क्लोई का गुणगान गाना बंद करो और चुपचाप कर खाना खाओ। उन्होंने शैन की तरफ देख कहा, मुझे जैक के बारे में पता है, वो क्या चाहता है, और तुम भी मुझे बता दो ताकि हम शादी के बारे में कुछ सोच सके। शैन ने नज़रें उठाकर एंजिला की तरफ देखा, जो आंखों में गुस्सा लिए शैन को देख रही थी। शैन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तैयार हूँ। उसके जवाब से जैक के होठों पर मुस्कान आ गई और जेनिफर के भी। एंजिला गुस्से से भर गई। वो कुछ कहना चाहती थी, पर जेनिफर की नज़र अपने ऊपर महसूस कर वो खाना खाने लगी। जैक ने मजबूती से शैन का हाथ पकड़ लिया और उसे खाना खाने का इशारा किया। शैन बहुत देर तक उसे देखता रहा। उसने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाने की कोशिश की। तब जाकर जैक को एहसास हुआ। वो मुस्कुराया और अपना चम्मच उसकी तरफ बढ़ा दिया। शैन ने उसे घूरा और चुपके से जेनिफर की तरफ देखा, जो सर झुकाए खाना खा रहे थे। जैक आंखों से उसे रिक्वेस्ट करे जा रहा था, तो शैन ने मुंह खोलकर खा लिया और अगले ही पल अपना हाथ भी छुड़ा लिया। हेवन मेंशन। वंश फ़ोन पर बात कर नीचे आया तो उसकी नज़र हॉल में बैठी लिली पर गई, जो बार बार किचन की तरफ देख रही थी। वंश ने कदम किचन के बजाय उसकी तरफ बढ़ गए। वो सीधा जाकर लिली के सामने पैर पर पैर चढ़ाकर बैठ गया। उसे अचानक से देख लिली थोड़ा चीख उठी थी, पर जल्द ही वो नॉर्मल होकर बैठी। उसने वंश को हेलो किया, जिसका वंश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस लिली को घूरता रहा। कुछ देर बाद उसने कहा, तुम्हें ऑफिस का काम घर पर नहीं लाना चाहिए। अंश की भी फैमिली है जिसके साथ उसे वक्त बिताना होता है। वंश की बात सुनकर लिली को कुछ देर पहले किचन में देखा याद आया। उसने कहा, सॉरी सर, लेकिन ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़रूरी है और अंश सर कुछ दिनों में ऑफिस भी नहीं आ रहे। वो इसलिए क्योंकि हमारी प्रिंसेस ठीक नहीं है। जैसे ही वो रिकवर करेगी हम ऑफिस आ जाएंगे। दोबारा ऐसे ही काम का बहाना बनाकर यहाँ चली मत आना। प्रिंसेस को बुरा लगेगा तो तुम्हें ऑफिस से निकाल दूंगा। वंश की बात सुनकर लिली को गुस्सा आने लगा था। उतने में सोनू और अंश किचन से बाहर आ गए। वो सीधा डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गए। सोनू ने पीछे मुड़कर देखते हुए कहा, चलिए वंश, बहुत भूख लगी है। वंश उसकी तरफ देख मुस्कुराया और उस तरफ चला गया। लिली अपने हाथ में पकड़ी फाइल लेकर अंश के पास गई और उसने कहा, सर ये कुछ ज़रूरी फाइल है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी, उतने में अंश ने बिना देखे कहा, टेबल पर रख दो और आगे से कोई ज़रूरी काम हो तो शैन या एक्सेल से डिस्कस कर लेना। मुंह उठाए यहाँ पर मत चली आना, मेरी भी फैमिली होती है। लिली का मुंह छोटा सा हो गया और वंश के होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई, जो लिली को चिढ़ाने का काम कर रही थी। लिली ने फाइल टेबल पर रखी और पीछे मुड़ी तो सामने देख बहुत सारे सवाल और बातें उसके दिमाग में गूंजने लगे। दोनों भाई सोनू को खाना खिला रहे थे और सोनू उन्हें। साथ ही वंश की बातें, उसका कहना हमारी प्रिंसेस और चौहान ग्रुप की एक लौती क्वीन, इसका मतलब ये दोनों भाई की एक ही लड़की के साथ है।
ओह गॉड, लिली ने मन में कहा और सीधे मुंह बनाकर उस कमरे से बाहर चली आई थी। कितनी बेशरम लड़की है, पैसों के लिए दोनों भाइयों को एक साथ फंसा लिया। चलते हुए वो खुद से कह रही थी। खाने के बाद जेनिफर कुछ लेने ऊपर चले गए थे, इसलिए हॉल में सिर्फ एंजिला, शैन और जैकी मौजूद थे। एंजिला ने कहा, कुछ लोग कितने बेशरम होते हैं ना। उसके आगे कुछ कहने से पहले ही जैक ने अपनी गन निकाल कर टेबल पर रख दी। उसने कहा, अपनी ज़बान बंद रखो एंजिला, तुम मेरी माँ नहीं हो जो मेरे किए फैसलों के बीच तुम्हें बोलने का हक होगा। और वैसे मुझे पास्ट के बारे में बहुत कुछ पता चला है तुम्हारे बारे में। एंजिला ने शैन की तरफ देखा जो आराम से हाथ बांधे सोफे पर बैठा हुआ था। एंजिला ने कहा, तुम क्या बोल रहे हो जैक, इतनी भोली नहीं हो तुम। चलो कोई बात नहीं, इस वक्त यहाँ कोई मौजूद नहीं है, इसलिए तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी। तो जल्दी से अपने घुटनों पर बैठकर शैन और अंकल आंटी, शैन के मॉम डैड से अपने किए की माफ़ी मांगो। जैक ने टेबल पर रखी गन हाथ में घुमाते हुए कहा। एंजिला का चेहरा गुस्से की वजह से लाल हो गया। वो एक झटके में सोफे से खड़ी हो गई और कहा, माफ़ी? और मैं? हाँ, तुम ही मांगोगी तो अपने देवर साइड में रखो, वरना ये गन मेरे हाथों चल भी सकती है। और तुम तो जानती हो डैड कभी मुझे मेरी गलतियों के लिए नहीं डांटते। गन को हाथ में लेकर जैक ने उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहा, तुम मुझे डरा रहे हो? एंजिला ने सहमी आवाज़ में कहा। पसीने की बूंदें उसके माथे पर उभर आई थी। शैन ने जैक का हाथ कसकर पकड़ लिया और धीरे से कहा, मत कीजिए जैक, मैं ये नहीं चाहता। जैक ने उसके होठों पर उंगली रख कहा, बस थोड़ी देर और, मुझे इससे बहुत कुछ पूछना है। जैक ने एंजिला की तरफ नज़र घुमाई। उसने कहा, तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो, जब बात मेरे लोगों पर आती है तो मैं किस हद तक गुजर सकता हूँ, और तुमने तो मेरी जान पर हाथ डाला है। एंजिला बिना कुछ कहे आगे आई और घुटनों पर बैठ गई। उसने कहा, आई एम सॉरी, मैं अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगती हूँ। जैक ने उसके सर पर गन लगाई और गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तुमने शैन को मारने की कोशिश क्यों की? एंजिला हैरानी से उसे देखने लगी। शैन ने जैक की गन पकड़ ली और उसे छीनकर कहा, बस बहुत हुआ जैक, आप प्लीज़ मुझे घर छोड़ दीजिए। उसने खड़े होकर एंजिला को खड़ा किया और जाने के लिए जैसे ही बढ़ा, जेनिफर की आवाज़ आई, मैंने तुमसे कहा था ना, मेरा इंतज़ार करना, मेरे पास तुम दोनों के लिए कुछ है। शैन ने सर झुकाकर कहा, सॉरी सर, पर मैं अब जाना चाहूँगा। जैक भी उसके पास आकर खड़ा हुआ। ठीक है, जेनिफर ने कहा और अपने हाथ में लाया बॉक्स उसकी तरफ बढ़ा दिया। शैन उसकी तरफ देखता रहा तो उन्होंने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, आज से मुझे सर नहीं डैड कहना, और ये एक डैड की तरफ से गिफ्ट है। शैन कुछ न कह सका और गिफ्ट ले आया। जैक ने अपने डैड को गले लगाया और शैन को लेकर निकल गया। जैक की हरकत की वजह से शैन नाराज़ हो चुका था और पूरे रास्ते उसने जैक से कोई बात नहीं की थी। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।